Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Callous Girl Part 2. Chapter 7 क्या मैं सच में आपकी बेटी हूँ? अब तक अक्षरा सहगल मेंशन में वापस आ गई थी। अब आगे हॉल में अजीब सा तनाव था। रूही गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रही थी, जबकि माया और राघव जी गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। इतने सालों से उन्होंने जो भी चाहा, वो मिला था। रूही को इस घर की राजकुमारी बनाकर उन्होंने सबको यकीन दिला दिया था कि वही इस घर की असली वारिस है। लेकिन अब सब कुछ उनके हाथ से फिसलता जा रहा था। तभी एक नौकर डरते डरते अंदर आया और बोला, माया मैडम, आज सुबह जब हम सामान सेट कर रहे थे तो। माया ने उसकी घबराहट नोटिस की और कड़क आवाज में पूछा, क्या हुआ? साफ साफ बोलो। नौकर ने निगाहें झुका ली। आज जब अक्षरा मैम का सामान हॉल में रखा गया, तो बाकी स्टाफ के बीच काफी चर्चा हो रही थी। सब कह रहे थे कि असली बेटी तो अक्षरा मैम है, फिर अब तक रूही मैम को क्यों इस घर की प्रिंसेस कहा जाता रहा? रूही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक झटके से पास रखी टेबल पर हाथ मारा, जिससे उस पर रखी क्रिस्टल वॉस नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस घर की प्रिंसेस हूँ। नौकर हड़बड़ा गया, मेरा मतलब वो नहीं था, मैम। पर बाकी लोग, वो सब। राघव जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने गिलास टेबल पर पटक दिया, जिससे पूरे हॉल में एक गूंज फैल गई। बस, बहुत हो गया। कोई भी इस घर में अक्षरा को तवज्जो नहीं देगा। रूही ही इस घर की इकलौती बेटी है और हमेशा रहेगी। लेकिन तभी हॉल में किसी की ठहरी हुई मगर दमदार आवाज गूंजी। गलत। सबकी नजरें झटके से ऊपर उठीं। सीढ़ियों के शीर्ष पर अगस्त्य खड़ा था। उसकी आंखों में वही रौब था जिससे बिजनेस वर्ल्ड कांपता था। उसके ठीक पीछे खड़ी थी अक्षरा अपने मास्क में, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक किसी खंजर से कम नहीं थी। अगस्त्य ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए बेहद खतरनाक लहजे में कहा, रूही ही इस घर की इकलौती बेटी है। वाह, झूठ बोलने की आदत अभी भी नहीं गई, राघव सहगल। राघव जी ने गुस्से से भरी नजरों से अगस्त्य को देखा, लेकिन अगस्त्य की आंखों में कोई डर नहीं था। असली बेटी मैं हूं, अक्षरा की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। और ये सच अब पूरी दुनिया जानती है। रूही ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन माया ने आगे बढ़ते हुए खुद को सहज बनाए रखा। उनकी आवाज में वही पुरानी मिठास थी, लेकिन शब्दों में एक गहरी चालाकी भी थी। अक्षरा बेटा, हम तो बस तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सोच रहे थे। जब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर गईं, तब तुम बहुत छोटी थीं। राघव जी पहले ही बिजनेस में व्यस्त रहते थे, और मुझे लगा कि एक छोटी बच्ची के लिए माँ का प्यार सबसे जरूरी होता है। मैंने रूही को इस घर में लाकर उसकी देखभाल की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमने तुम्हें कम चाहा। उद्धरण चिन्ह। हमने कभी तुम्हें अलग नहीं समझा, बस हालात ऐसे थे कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। और रूही, बेचारी का इसमें क्या दोष? वो तो बस इस घर का हिस्सा बन गई। आज भी तुम्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतने सालों बाद हमारी बेटी घर लौटी है, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि तुम्हें दिल से अपनाएं? हॉल में मौजूद लोगों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। कुछ माया की इस सफाई से प्रभावित लग रहे थे, तो कुछ संदेह में थे। रूही ने भी तुरंत माया का समर्थन करते हुए कहा, हाँ दीदी, आप जब से आए हो, तब से बस नाराज ही हो। क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ? अक्षरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक बढ़ गई। सच में, माया जी, अब मैं आपकी बेटी हूँ। माया ने खुद को संयत रखते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अक्षरा ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। गलतफहमी? वह एक कदम आगे बढ़ी, उसकी आवाज में अब एक सख्ती थी। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने मुझे माँ का प्यार देने के लिए रूही को इस घर की बेटी बनाया। लेकिन फिर ये बताओ, जब मैं इस घर में थी, तब भी मुझे कभी बेटी की तरह महसूस क्यों नहीं हुआ? जब मैं रोती थी, तब किसी ने मुझे गले क्यों नहीं लगाया? जब मुझे पिता के प्यार की जरूरत थी, तब राघव जी ने मुझे नजरअंदाज क्यों किया? हॉल में गहरी खामोशी छा गई। अगस्त्य ने हल्की मुस्कान के साथ राघव जी की ओर देखा, अब क्या जवाब देंगे, मिस्टर सहगल? माया ने एक पल के लिए खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अक्षरा का अगला वाक्य उन्हें चुप कराने के लिए काफी था। मुझे अब तुम्हारी सफाई नहीं सुननी माया जी। तुम्हारी चालाकी अब नहीं चलेगी। रूही की आंखों में अब जलन और डर दोनों थे।
अक्षरा ने उसकी तरफ एक तीखी नजर डाली और फुसफुसाई, तैयार रहना, तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश अब शुरू हो चुका है। अगली चाल किसकी होगी? हॉल में अब सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक भयंकर तूफान छिपा था। कौन पहली चाल चलेगा? माया और रूही, जो इस सच को मिटाने की कोशिश करेंगी, या अक्षरा, जो अब इस घर में अपने हक के लिए आई थी। चैप्टर 8 भैया मैं बस अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकती। हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। रूही की नजरें अक्षरा और अगस्त्य पर टिकी थीं, जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उसके दिमाग में एक नई चाल चलने की योजना बन रही थी। अगस्त्य की पकड़ अब भी अक्षरा के कंधे पर थी, जैसे वह उसके लिए एक ढाल बनकर खड़ा हो। ये नज़ारा रूही को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और तुरंत अपना नाटक शुरू किया। भैया, रूही ने अपनी आवाज़ में जितनी हो सके उतनी मासूमियत भरी और तेजी से आगे बढ़ी। आप इतने सालों बाद लौटे हैं और मैं आपसे ढंग से बात भी नहीं कर पाए। आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं, ना? अगस्त्य की आंखों में एक पल के लिए ठंडापन आया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अक्षरा चुपचाप खड़ी देख रही थी कि रूही अब क्या करने वाली है। रूही ने थोड़ी झिझक दिखाते हुए आगे कदम बढ़ाए और बहुत सहजता से अगस्त्य का हाथ पकड़ लिया। भैया, आप जानते हैं ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। माया और राघव ने एक दूसरे को देखा, जबकि हॉल में खड़े नौकर चाकर भी इस नाटक को देख रहे थे। अक्षरा ने हल्के से आंखें टेढ़ी की, लेकिन वह अभी चुप रही। वह जानती थी कि रूही यह सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है। अगस्त्य ने बिना किसी भाव के रूही की तरफ देखा और धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती तो कभी अक्षरा के साथ ऐसा नहीं करती, रूही। रूही की मुस्कान एक पल के लिए हल्की पड़ी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकती। अब तक माया भी अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आ चुकी थी। अगस्त्य बेटा, रूही की कोई बुरी मंशा नहीं है। वह तो बस अपने भाई को खोना नहीं चाहती। अक्षरा को अब ये तमाशा देखने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया हो, तो मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। अगस्त्य ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, रूही ने अचानक एक और चाल चली। भैया, आप यहाँ मेरे साथ थोड़ा वक्त नहीं बिता सकते? उसने अपनी आंखों में हल्की नमी लाकर कहा। मैं सच में आपसे बात करना चाहती हूँ, जैसे हम बचपन में करते थे। अगस्त्य ने रूही की आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बचपन बहुत पीछे छूट गया, रूही। और कुछ चीजें वैसी कभी नहीं रहती, जैसी वे पहले हुआ करती थीं। रूही के चेहरे पर हल्का सा तनाव आ गया, लेकिन वह अभी भी हार मानने के मूड में नहीं थी। उसने जल्दी से अक्षरा की तरफ देखा और फिर एक मासूम सी मुस्कान के साथ कहा, अक्षरा, क्या तुम भी हमारे साथ बैठोगी? आखिर तुम भी तो इस परिवार का हिस्सा हो, है ना? अक्षरा ने हल्के से सिर टेढ़ा किया और बिना हिचकिचाए कहा, नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और हाँ, मैं इस घर की बेटी हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन नहीं। इतना कहकर अक्षरा ने आगे कदम बढ़ाए, और अगस्त्य भी उसके साथ चल दिया, बिना रूही की ओर दोबारा देखे। रूही ने मुट्ठी भींच ली। यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, अक्षरा। तुम्हें मुझसे दूर रखना इतना आसान नहीं होगा। माया ने हल्के से रूही के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अभी सब्र रखो, रूही। खेल अभी शुरू ही हुआ है। रूही की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ माया की ओर देखा। आपने बिल्कुल सही कहा, माँ। मुझे मासूम बनकर सब कुछ छीन लेना है। माया के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई। यही तो मैंने हमेशा से सिखाया है, रूही। जितना चाहो नाटक करो, लेकिन असली खेल दिमाग से खेलो। अक्षरा और अगस्त्य को अलग करना ही हमारा पहला कदम होगा। रूही ने हल्के से सिर हिलाया। अक्षरा सोच रही होगी कि वह जीत रही है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अगर उसे लगता है कि मैं यूं ही हार मान जाऊंगी, तो वह बहुत बड़ी भूल कर रही है। माया ने उसकी पीठ थपथपाई। अब तुम समझदार होती जा रही हो, रूही। रूही ने खुद को शीशे में देखा, अपनी मासूम मुस्कान को परखा और माया की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए। नहीं माँ, अभी नहीं। अगर मुझे जीतना है, तो पहले उनका भरोसा हासिल करना होगा। सीधे वार करने से मैं खुद ही शक के घेरे में आ जाऊंगी।
माया उसकी बात सुनकर गौर करने लगी। तो फिर क्या करने का सोच रही हो? रूही ने अपने बालों को एक तरफ किया और मासूमियत से कहा, पहले मैं अक्षरा और अगस्त्य के करीब जाऊंगी। उन्हें ये विश्वास दिलाऊंगी कि मैं अब पहले जैसी नहीं रही। और जब उन्हें लगेगा कि मैं उनके साथ हूं, तभी असली वार करूंगी। माया ने रूही की आंखों में देखकर सिर हिलाया, अगर ये करना है, तो तुम्हें बहुत धैर्य रखना होगा। अक्षरा इतनी भी बेवकूफ नहीं है। रूही हंसी, माँ, मैं अक्षरा को बचपन से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसे कहाँ चोट पहुँचानी है। अगस्त्य मेरा टारगेट होगा, क्योंकि अगर मैंने उसे अपनी तरफ कर लिया, तो अक्षरा खुद ही कमजोर पड़ जाएगी। माया ने गर्व से उसे देखा, तुम अब सही रास्ते पर चल रही हो, बेटा। रूही ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर वही मासूम मुस्कान ला ली, जिसे देखकर कोई भी उसे मासूम समझ लेता। अब बस इंतजार है, सही वक्त का। कुछ दिन बाद, रूही ने अपनी योजना को बेहद सावधानी से लागू करना शुरू कर दिया था। अब उसे उस सही पल का इंतजार था, जब वह दोनों को अपनी तरफ खींच सके, और तब उसे सही मौका मिलेगा अपनी चाल को अंतिम रूप देने का। अक्षरा और अगस्त्य दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन रूही ने यह सुनिश्चित किया था कि वह हर कदम पर उनकी नजरों में रहे। उसने धीरे धीरे अपनी मासूमियत से दोनों का विश्वास जीतने का प्रयास शुरू किया। एक दिन, जब अगस्त्य से मिलने का मौका मिला, तो रूही ने अपनी पूरी कोशिश की ताकि वह बिना किसी शक के उसके साथ वक्त बिताए। भैया, आप कब से काम में इतना खोए रहते हो? रूही ने हल्की शिकायत की। आपसे बात करने का मन करता है, लेकिन आप हमेशा बिजी रहते हो। क्या आपको लगता है कि हम अब भी परिवार नहीं हैं? अगस्त्य ने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी आवाज को और नर्म किया। मैं तो हमेशा यही चाहता हूं कि हमारा परिवार एक साथ रहे, भैया। क्या आप नहीं चाहते कि हम पहले जैसे रहें? अगस्त्य ने थमकर उसकी आंखों में देखा, उसकी मासूमियत ने उसे कुछ पल के लिए भ्रमित किया। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, रूही, तुम बहुत बदल चुकी हो। मुझे ये सब समझने में थोड़ा समय लगता है। रूही ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर कहा, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझसे पहले जैसे बात करें। अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, बस मुझे मौका दें। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके मन में अभी भी संकोच था। देखो, रूही, मुझे अभी इस सब में घुसने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन इस बार रूही ने हार मानने का नाम नहीं लिया। आप जानते हैं, भैया, मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक चीज चाहती हूँ। और वह है आपका प्यार और समर्थन। अगस्त्य ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन वह भी यह जानता था कि उसे सावधानी बरतनी होगी। हम देखेंगे, रूही, पर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ, अक्षरा अपनी जगह पर खड़ी थी, और उसने ये सब देखा। वह जानती थी कि रूही अभी भी वही पुरानी चालें चला रही है, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह जानती थी कि अगर उसे अपनी स्थिति मजबूत करनी है, तो उसे ठंडे दिमाग से काम करना होगा। एक दिन शाम के समय, जब सब लोग डिनर पर एक साथ बैठे थे, रूही ने फिर से अपने मासूमियत का नाटक शुरू किया। उसने अपने बातों में ऐसा आर्टिफिशियल दर्द दिखाया कि सभी उसकी तरफ देखने लगे। आप सब लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ ड्रामा करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ प्यार चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी खुशियाँ आप सब के साथ ही पूरी हो सकती हैं, रूही ने थोड़ी नमी के साथ कहा। राघव और माया ने उसे शाबाशी दी, जबकि अक्षरा और अगस्त्य बस चुपचाप बैठे रहे। दोनों को उसकी हर बात पर शक हो रहा था, लेकिन वे किसी को सीधे तौर पर चुनौती नहीं देना चाहते थे। रूही ने अपनी रणनीति में एक और चाल चली, अब उसे अक्षरा और अगस्त्य के बीच में घुसपैठ करनी थी। वह जानती थी कि अगर उसने अगस्त्य को अपने पक्ष में किया, तो अक्षरा खुद ही उसकी कमजोर कड़ी बन जाएगी। अगस्त्य और अक्षरा के बीच बढ़ते तनाव को देखकर, रूही ने यह तय किया कि वह दोनों के बीच एक ऐसा मोमेंट लाएगी, जो उन्हें एक दूसरे से और दूर कर दे। अगले दिन, जब सब लोग सैर करने जा रहे थे, रूही ने अपनी चाल को अंतिम रूप देने के लिए एक मौका देखा। उसने जानबूझकर अपने कदमों को थोड़ा बढ़ाया और अगस्त्य के पास जाकर बोला, भैया, क्या आप मुझे थोड़ी देर अकेले समय दे सकते हैं? मुझे सच में आपसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। अगस्त्य ने रूही की बात सुनी और सोचा कि शायद वह सच में उसे समझने की कोशिश कर रही है। ठीक है, पर जल्दी आओ, हमें और लोग इंतजार कर रहे होंगे। इस मौके को देखकर, रूही ने अपना पूरा ध्यान अगस्त्य पर केंद्रित किया और धीरे से कहा, भैया, मुझे यह महसूस होता है कि हम दोनों को साथ में ज्यादा वक्त बिताना चाहिए।
मुझे तो लगता है कि आप और मैं ही एक दूसरे को पूरी तरह से समझ सकते हैं। अगस्त्य ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी संकोच था। उसने कहा, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन हमें बहुत सी चीजों को लेकर खुद को संतुलित रखना होगा। रूही ने अपनी मुस्कान को थोड़ा और बढ़ाया और हल्की सी नमी के साथ कहा, सच में, भैया, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं ये जानती हूँ। वहीं अक्षरा ने ये सब देखा, और उसका दिल कहीं न कहीं धड़कने लगा। वह समझने लगी कि शायद रूही अब और ज्यादा खतरे की ओर बढ़ रही है। रूही ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया, तुमने मेरी कोशिशें कभी सही से नहीं समझी, अक्षरा। लेकिन अब मैं तुम्हारी गलती को सुधारने जा रही हूँ। अक्षरा ने गहरी सांस ली, तुम अपनी चतुराई से ये सब करना चाहती हो, रूही, लेकिन याद रखो, खेल कभी खत्म नहीं होता। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, खेल तो तब शुरू होता है, जब लोग समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अक्षरा। अच्छे दिन आने वाले थे, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। चैप्टर 9, अविनाश की नज़र अब अक्षरा पर। रूही का नाटक अब असहनीय होता जा रहा था। उसका हर कदम, हर मुस्कान और हर शब्द एक सोची समझी चाल थी, और अक्षरा इसे साफ देख सकती थी। लेकिन जितना वह इसे नज़रअंदाज करना चाहती थी, उतना ही यह उसे परेशान कर रहा था। अगले दिन, रात के खाने के बाद, अक्षरा अपने कमरे में जा रही थी जब अगस्त्य उसके पीछे आकर रुका। अक्षरा, तुम ठीक हो? अक्षरा एक पल के लिए रुकी, फिर उसने गहरी सांस ली और सीधे अगस्त्य की आंखों में देखा। सच कहूं तो नहीं। मैं थक चुकी हूं, अगस्त्य। इस दिखावे से, इस नाटक से, इस फेक रिश्ते से। अगस्त्य को उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द सुनाई दिया। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ सकता हूं। लेकिन हमें अब भी स्मार्ट बनकर खेलना होगा। रूही हार मानने वालों में से नहीं है। अक्षरा ने हल्की हंसी के साथ सिर झुकाया, स्मार्ट बनकर। सच कहूं तो, अब ये सब खेल खेलना भी बेकार लग रहा है। क्या हम सीधे तौर पर उसे उसकी असली जगह नहीं दिखा सकते? अगस्त्य ने गहरी सांस ली, अगर हम ऐसा करेंगे तो वह खुद को और ज्यादा मासूम साबित करने की कोशिश करेगी। हमें उसे उसकी चालों में ही मात देनी होगी। अक्षरा ने एक पल सोचा, फिर उसने अपने बालों को एक तरफ किया और ठंडे स्वर में कहा, अगर उसे खेल ही खेलना है, तो ठीक है। लेकिन इस बार नियम मेरे होंगे। अगस्त्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब बात सही दिशा में जा रही है। अगला दिन, अक्षरा बिजनेस मीटिंग के लिए राजपूत एंटरप्राइजेज जा रही थी। वो तैयार होकर नीचे आई तो सामने ही अविनाश और उसकी फैमिली, उसकी माँ और बहन भी बैठे थे। अविनाश की नजरें तो अक्षरा की शरीर पर थी। उसने अभी तक अक्षरा का चेहरा नहीं देखा था, पर वो तो बस अक्षरा के जिस्म को पाना चाहता था। चलिए अब जानते हैं अविनाश के कैरेक्टर के बारे में। अविनाश एक नंबर का प्लेबॉय था। उसकी नज़र जिस भी लड़की पर पड़ती वो किसी भी कीमत पर उसको अपने बिस्तर तक ले ही आता था। अविनाश वर्मा इंडस्ट्रीज का मालिक था, पर अब उसकी नज़र अक्षरा पर थी। अक्षरा का मन पूरी तरह से शांत था, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। अविनाश की आंखें उसकी बॉडी पर थीं, और यह वो घृणित नजरें थीं जो अक्षरा को कभी नहीं भूल सकती थीं। वह जानती थी कि अविनाश और उसकी मां ने पिछले जन्म में उसे कितनी यातनाएं दी थीं। यही नहीं, उसका एक और काला इतिहास था। वह अविनाश और उसकी मां के साथ उन अंधेरे दिनों को जी चुकी थी। वह जानती थी कि अविनाश के इरादे कभी अच्छे नहीं हो सकते थे। अविनाश की निगाहें उस पर थीं, और वह किसी भी कीमत पर उसे अपने जाल में फंसा लेना चाहता था। लेकिन अक्षरा अब वही लड़की नहीं थी जो कभी डरती थी। अब वह पूरी तरह से बदल चुकी थी, और उसका आत्मविश्वास और ताकत दोनों किसी शेरनी से कम नहीं थे। अक्षरा ने अविनाश की नजरों को पूरी तरह से अनदेखा किया। उसका सिर ऊंचा था और उसकी चाल में कोई झुकाव नहीं था। वह जानती थी कि अविनाश सिर्फ उसके जिस्म को पाने के लिए उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वह अब इन सब से ऊपर थी। अब उसे कोई नहीं डरा सकता था। न ही वह समय था जब वह किसी से डरती थी। सभी के सामने उसने अविनाश और उसके परिवार को नजरअंदाज कर दिया और सीधे मीटिंग में चली गई। उसकी आत्मा में एक खामोश लेकिन शक्तिशाली ताकत थी, जो किसी भी जाल को तोड़ सकती थी। अक्षरा को यह भी याद था कि पिछले जन्म में अविनाश और उसकी मां ने उसे कितना तकलीफ दी थी। लेकिन अब वो किसी की चंगुल में नहीं फंसने वाली थी। वह अपनी शक्तियों से पूरी तरह वाकिफ थी। और अब उसे यह समझ आ चुका था कि वह अकेले ही दुनिया के सबसे बड़े दुश्मनों को भी हरा सकती है। राजपूत एंटरप्राइजेज के ऑफिस में
अक्षरा और अभिमन्यु दोनों ही मौजूद थे। इस मीटिंग में अब कोई दिखावा या हलचल नहीं थी। ये सिर्फ बिजनेस की बात थी। मीटिंग के बाद राजपूत इंटरप्राइजेज के ऑफिस में एक गहरी चुप्पी छा गई थी। अभी और अक्षरा दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन दोनों के दिलों में अजीब सी बेचैनी थी। अक्षरा जानती थी कि अब उससे छुपने का कोई फायदा नहीं था। अक्षरा ने अपना मास्क उतार दिया। उसका चेहरा अब पूरी तरह से स्पष्ट था, और वो पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अभी के सामने खड़ी, वह बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी, निश्चल, ताकतवर और आत्मनिर्भर। उसके चेहरे पर एक शांति और दृढ़ता थी, जो हर किसी के लिए एक चुनौती थी। अभिमन्यु जो पहले से ही जानता था, उसके सामने बैठी लड़की और कोई नहीं अक्षरा थी, जो अभिमन्यु के दिल की धड़कन थी। अभिमन्यु के आंखों में एक पल में कई इमोशंस आकर गुजर गए। राधे राधे। चैप्टर 10 मिसेस अभिमन्यु राजपूत। अभिमन्यु जानता था कि सामने बैठी लड़की कोई और नहीं, बल्कि अक्षरा थी। उसका बटरफ्लाई 5 सालों से उससे दूर थी, लेकिन आज जब वह सामने थी, तो वह अपने दिल को और रोक नहीं पा रहा था। मीटिंग के बाद भी उसकी नजरें अक्षरा से हट नहीं रही थीं। उसके मन में अनगिनत सवाल थे, पर सबसे बड़ा सवाल यही था, तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई? अभिमन्यु की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। अक्षरा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्यों बताती आपको? आप लगते कौन है मेरे? उसके शब्दों ने अभिमन्यु के गुस्से को और बढ़ा दिया। उसने गहरी सांस ली, मगर अक्षरा की अगली बात ने उसके धैर्य को पूरी तरह खत्म कर दिया। ना तो आपका मुझसे कोई रिश्ता है, और ना ही मेरा आपसे। तो फिर आप मुझ पर हक क्यों जता रहे हैं? अभिमन्यु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने एक झटके में अक्षरा की कुर्सी के हत्थों को पकड़कर खुद को उसके करीब झुका लिया। उनका चेहरा अब कुछ ही इंच दूर था। तुम सिर्फ मेरी हो, और हमेशा से मेरी ही रहोगी। उसकी गहरी, ठहरी हुई आवाज ने कमरे का माहौल और भी भारी बना दिया। अक्षरा ने उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहां एक बेतहाशा प्यार भी था। आखिरकार, मेरी बटरफ्लाई मेरे सामने है, उसने गहरी आवाज में कहा। अक्षरा की सांसें हल्की तेज हुईं, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए ठंडे लहजे में कहा, हाँ, मैं तुम्हारे सामने हूं। अब क्या? अभिमन्यु ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में प्यार, दर्द और 5 सालों की तड़प झलक रही थी। अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा, अक्षरा। अक्षरा ने हल्की हंसी के साथ उसे देखा। बड़े बड़े दावे करना आसान होता है, अभिमन्यु। लेकिन मैं अब सिर्फ शब्दों पर यकीन नहीं करती। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अभी के अभी साबित करो मुझसे शादी करके। अक्षरा की चुनौती सुनते ही अभिमन्यु की आंखों में जुनून चमक उठा। उसने बिना एक पल गंवाए अपना फोन निकाला और अपने वकील को कॉल किया। तुरंत शादी के पेपर्स लेकर मेरे ऑफिस आओ, मैं और अक्षरा अभी शादी कर रहे हैं। अक्षरा ने उसकी तरफ देखा, उसे उम्मीद थी कि शायद अभिमन्यु हिचकिचाएगा, लेकिन उसकी बेबाकी ने उसे चौंका दिया। तुम सच में अभी शादी करने के लिए तैयार हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अभिमन्यु ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसके हाथ को अपने मजबूत हाथों में लिया और बेहद संजीदगी से बोला, 5 साल तक तुमसे दूर रहने की सजा बहुत झेल ली, अक्षरा। अब एक पल भी तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। अक्षरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि अभिमन्यु उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन अब उसे खुद को भी सच साबित करना था। ठीक है, फिर देखते हैं तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो या नहीं, उसने हल्की चुनौती देते हुए कहा। अगले 15 मिनट के अंदर, वकील और रजिस्ट्रार राजपूत इंटरप्राइजेज के ऑफिस में पहुंच चुके थे। कॉन्फ्रेंस रूम में अभी अक्षरा, वकील, रजिस्ट्रार और गवाह के तौर पर शिव मौजूद थे। जब रजिस्ट्रार ने पूछा, क्या आप दोनों अपनी मर्जी से इस शादी के लिए राजी हैं? अभिमन्यु ने बिना एक पल गंवाए जोर से कहा, हाँ, मैं अपनी पूरी मर्जी से अक्षरा से शादी कर रहा हूँ। अक्षरा ने अभिमन्यु की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था, कोई मजबूरी नहीं। उसने भी धीमे से कहा, हाँ, मैं भी अपनी मर्जी से अभिमन्यु से शादी कर रही हूँ। दस्तखत होते ही अभिमन्यु ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और अक्षरा को अपनी बाहों में भर लिया। अब तुम सिर्फ मेरी हो, मिसेस अभिमन्यु राजपूत, उसने गहरी आवाज में कहा। अक्षरा ने उसकी आंखों में देखा, वो जुनून, वो प्यार, वो अधिकार, सब कुछ साफ झलक रहा था। हमेशा से थी, अभिमन्यु, बस ये साबित होने में थोड़ा वक्त लग गया।
अभी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ठुड्डी ऊपर की। अब कोई जुदाई नहीं, कोई फासला नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। शिव ने हल्के से खांसते हुए कहा, सर, भाभी जी को ऑफिस से बाहर भी लेकर जाना है या यहीं पर रोमांस चलेगा? अभिमन्यु ने अक्षरा की तरफ देखा और फिर आंखों में शरारत लिए जवाब दिया, जहां मेरी बीवी होगी वहीं मेरा रोमांस भी होगा। अक्षरा ने हल्का सा घूंसा उसके सीने पर मारा, अब बस भी करो, अभी। लेकिन अभिमन्यु ने उसकी कलाई पकड़कर अपने पास खींच लिया। मिसेस राजपूत, अब तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन ये प्यार जताना कभी बंद नहीं होगा। अक्षरा ने हल्की आवाज में कहा, अभी, ये शादी फिलहाल सीक्रेट रहेगी। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अभिमन्यु के चेहरे पर हैरानी थी। क्यों अक्षरा? तुम मेरी बीवी हो, मैं ये रिश्ता दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। अक्षरा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। अभी, मैं भी चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जाने कि हम अब साथ हैं, लेकिन सही वक्त आने दो। इस वक्त कई दुश्मन हमारे आसपास हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करे। अभी ने गहरी सांस ली और उसकी बात समझते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी। लेकिन याद रखना, तुम अब सिर्फ मेरी हो और ये रिश्ता हमेशा के लिए है। अक्षरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो जानती थी कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि अपने ही घर में छिपे थे। अभिमन्यु और अक्षरा की शादी अब एक सच्चाई थी, लेकिन ये सच्चाई सिर्फ उनके तक ही सीमित थी। दोनों ने फैसला किया था कि जब तक सही समय न आ जाए, तब तक इस रिश्ते को दुनिया से छुपाकर रखना होगा। अगले दिन, अक्षरा हमेशा की तरह अपने बिजनेस मोड में थी। एएस एंटरप्राइजेस के कई प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे और राजपूत एंटरप्राइजेस के साथ उसकी मीटिंग्स भी जारी थीं। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंची, एक अजनबी नंबर से कॉल आया। क्या रिएक्ट करेगा अगस्त्य अक्षरा की शादी पर? कौन कर रहा है अक्षरा को कॉल? चैप्टर 11 अक्षरा की जान खतरे में। रूही अब किसी भी कीमत पर अक्षरा को मिटाना चाहती थी। 5 साल पहले भी उसने चालें चली थी, लेकिन तब अक्षरा बच गई थी। इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहती थी। उसने अंडरवर्ल्ड के एक कुख्यात हिटमैन से मुलाकात की। एक अंधेरी गली में, रूही ने एक आदमी को पैसे से भरा बैग थमाया। काम साफ होना चाहिए। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। बस अक्षरा इस दुनिया से चली जानी चाहिए। हिटमैन ने पैसों की तरफ देखा और मुस्कुराया, काम हो जाएगा, लेकिन ये लड़की आखिर है कौन? रूही ने ठंडे स्वर में कहा, बस इतना जान लो कि वो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरी ओर, अक्षरा अपने केबिन में बैठी थी जब वेद तेजी से अंदर आया। मैम, आपके लिए बुरी खबर है। अक्षरा ने आंखें उठाईं। क्या हुआ? वेद ने गहरी सांस ली, आपकी जान लेने के लिए हिटमैन को हायर किया गया है। अक्षरा की आंखों में एक ठंडक उतर आई। कौन है पीछे? वेद ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर कहा, रूही सहगल। अक्षरा की उंगलियां टेबल पर टिक टिक करने लगीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो अब मेरी अपनी सौतेली बहन मेरे खून की प्यासी हो गई है। वेद गंभीर स्वर में बोला, हमें अब कुछ करना होगा, मैम। ये मजाक नहीं है। अक्षरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक खतरनाक सिहरन थी। रूही ने गलत खेल खेला है। अब वो इस खेल की मोहरे नहीं, खुद शिकार बनेगी। तो अब आगे क्या करना है? वो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। इतना कहकर अक्षरा डेविल की तरह हंसने लगी। दूसरी तरफ, अभिमन्यु को भी कुछ इशारे मिलने लगे थे। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी, शिव को बुलाया। शिव, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। लगता है, अक्षरा खतरे में है। सिक्योरिटी डबल करो। शिव थोड़ा हिचकिचाया, सर, मैडम खुद को संभाल सकती हैं। अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाईं, क्या मतलब? शिव चुप रहा। वह जानता था कि अक्षरा सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड की डार्क क्वीन भी है। लेकिन वो ये बात अभिमन्यु को नहीं बता सकता था। रात का वक्त, अंधेरी रात थी, सड़कें वीरान थीं। अक्षरा अपनी कार में अकेली थी, जब अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आकर रुका। ब्रेक लगाने से पहले ही किसी ने उसकी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। तेज धमाका हुआ और कार पलटती हुई सड़क के किनारे जा गिरी। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं और गाड़ी में फंसी अक्षरा की कोई खबर नहीं थी। जल्द ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन कार के अंदर किसी का कोई अता पता नहीं था। सहगल मैंशन के बाहर मीडिया का तांता लगा था।
कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे, हर जगह एक ही चर्चा थी। अक्षरा सहगल की दर्दनाक मौत। मायूसी, गम और मातम का माहौल था, या यूं कहें, उसका दिखावा किया जा रहा था। हॉल के बीचों बीच माया जी सफेद साड़ी पहने सिर पर हाथ रखकर बैठी थीं। उनके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सुकून भी था। हे भगवान, मेरी बेटी चली गई, मेरा सब कुछ लूट गया। वह जमीन पर गिरने का नाटक कर रही थी, और पास खड़ी रूही उन्हें संभालने का नाटक कर रही थी। माँ, प्लीज खुद को संभालिए। दीदी हमें छोड़कर चली गई। उसने चेहरे पर दर्द भरी मासूमियत लाई, लेकिन अंदर ही अंदर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। राघव सहगल की चुप्पी और शातिर चाल। राघव सहगल अपने कमरे में बैठा था। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में कोई दुख नहीं था। खेल खत्म अक्षरा, अब न तुम हो, न तुम्हारा अस्तित्व। अब सहगल मैंशन और तुम्हारी दौलत पर बस मेरा हक होगा। वह नीचे नहीं गया, क्योंकि उसे ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं थी। दुनिया वैसे भी यह मान चुकी थी कि वह एक टूटे हुए पिता है। पर जिसने सबसे ज्यादा महसूस किया था, वह था अगस्त्य सहगल। वह हॉल में खड़ा था, चारों ओर मातम का माहौल था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और अविश्वास था। नहीं, नहीं, मेरी बहन ऐसे नहीं जा सकती। उसने रिपोर्ट्स को फिर से पढ़ा, लेकिन हर लाइन उसे चिढ़ा रही थी। अगर मेरी बहन मर गई है, तो उसकी बॉडी कहाँ है? उसकी आवाज गूंज उठी। वहां बैठे हर रिश्तेदार ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं था। अचानक अगस्त्य ने गुस्से में टेबल पर रखे फूलों का गुलदस्ता जमीन पर फेंक दिया। ये सब झूठ है, मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, और गुस्से से कांप रहे थे उसके हाथ। अविनाश आगे आया, उसकी आंखों में नकली आंसू थे। अगस्त्य, हमें सच को स्वीकार करना होगा। अक्षरा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने एक लंबी सांस ली और सबसे दुखी इंसान बनने की कोशिश की। वो मेरी मंगेतर थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था। अगस्त्य ने उसे घूरा, उसकी हर बात सुनकर उसका खून खौलने लगा। अगर तुम्हें इतनी चिंता थी, तो तुम इस वक्त कहाँ थे, अविनाश? अविनाश थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैं उसे ढूंढ रहा था। रूही ने मीडिया के सामने खूब आंसू बहाए। मेरी दीदी, वो बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। मीडिया वाले कैमरे घुमा घुमा कर रूही की भावुक शक्ल को कैप्चर कर रहे थे। सहगल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रिश्तेदारों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा था। कुछ सच में दुखी थे, तो कुछ सिर्फ दिखावा कर रहे थे। लेकिन इन सब से अलग, अगस्त्य की आंखों में अब भी एक ही सवाल था। अगर अक्षरा मर चुकी है, तो उसकी बॉडी कहाँ है? चैप्टर 12। अक्षरा अविनाश से प्यार करती थी। सहगल मैंशन के दरवाजे पर अचानक एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। चारों तरफ मीडिया वाले कैमरे घुमाए खड़े थे, लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खुला, सबकी नजरें वहीं ठहर गईं। गाड़ी से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरे, सफेद दाढ़ी, कड़क रौबदार नजरिया और आंखों में वो गहराई जो सालों का अनुभव लिए हुए थी। उनका साथ देने के लिए एक औरत भी थी, जिनकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक तेज था। उनका कमजोर शरीर व्हीलचेयर पर था, लेकिन उनकी उपस्थिति किसी से कम नहीं लग रही थी। अविराम अग्रवाल, अक्षरा के नाना। साथ में उनकी पत्नी, सीता अग्रवाल, जो सालों से व्हीलचेयर पर थीं। उनके पीछे श्लोक चल रहा था, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर सख्ती लिए। सहगल मैंशन में एक पल के लिए खामोशी छा गई। वहां खड़े सभी रिश्तेदार और बिजनेस वर्ल्ड के लोग समझ गए थे कि अब एक नया मोड़ आने वाला था। अविराम जी ने कदम बढ़ाया, और उनकी आवाज गूंजी। कहाँ है मेरी नातिन? कोई कुछ कहता, इससे पहले ही सीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बच्ची, मेरी अक्षरा। रूही ने आगे बढ़कर दुखी चेहरे के साथ कहा, नाना जी, दीदी हमें छोड़कर चली गईं। अविराम जी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने रूही को घूरा, फिर पूरे हॉल में नजर घुमाई। झूठ मत बोलो, मेरी नातिन इतनी कमजोर नहीं थी कि इतनी आसानी से इस दुनिया से चली जाए। अगस्त्य ने आगे बढ़कर अविराम जी का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। नाना जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा बच्चा मरा नहीं है। अविराम जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। मैं जानता हूँ, बेटा, मेरी अक्षरा को कुछ नहीं हुआ है। सीता जी व्हीलचेयर पर बैठी हुई हाथ जोड़कर बुदबुदाने लगी, भगवान, मेरी बच्ची को सुरक्षित रखना। मीडिया वाले भी इस नज़ारे को कवर करने लगे।
राघव सहगल, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, अभिराम जी, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हम भी अक्षरा के जाने से उतने ही दुखी हैं। अभिराम जी ने राघव को घूरा, उनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। दुखी? तुम? मुझे पता है, तुम जैसे आदमी को अपनी बेटी के लिए कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तुमने उसे कभी बेटी माना ही नहीं। राघव के चेहरे की रंगत उड़ गई। मैं यहाँ अक्षरा के लिए आया हूँ, और जब तक सच सामने नहीं आता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस सच की तलाश में अभिराम अग्रवाल आए थे, वह सच बहुत जल्द सामने आने वाला था, खुद अक्षरा के रूप में। अक्षरा के एक्सीडेंट को कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। ना उसकी बॉडी मिली, ना कोई सुराग कि वह जिंदा है। सहगल मैंशन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगस्त्य खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। अभिराम जी गहरे सोच में थे, और सीता जी की आंखों में हमेशा आंसू होते। श्लोक भी अपनी दीदी को बहुत मिस कर रहा था। एक रात, वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधा अक्षरा के कमरे में चला गया। कमरे में हल्का अंधेरा था, चांदनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। हर चीज जस की तस थी, लेकिन वो कमरा अब सूना लग रहा था। वह टेबल के पास गया, जहां अक्षरा अक्सर अपने फाइल्स और पेपर रखती थी। अचानक उसकी नजर वहां रखी एक फोटो पर पड़ी, अविनाश की फोटो। उसका माथा सिकुड़ा। उसने फोटो उठाई तो उसके नीचे एक फोल्ड किया हुआ कागज पड़ा था। श्लोक ने वह कागज खोला और पढ़ने लगा। मैं जानती हूं कि दुनिया हमें समझ नहीं पाएगी, लेकिन अविनाश, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं। और एक दिन हम जरूर एक होंगे। श्लोक का दिमाग घूम गया। ये क्या बकवास है? वह फौरन उस चिट्ठी को लेकर अगस्त्य के पास पहुंचा। अगस्त्य ने चिट्ठी पढ़ी और उसका खून खौल उठा। ये अक्षरा नहीं लिख सकती। ये सब झूठ है। श्लोक ने गहरी सांस ली। कोई ये दिखाना चाहता है कि दीदी और अविनाश का रिश्ता था, ताकि। अगस्त्य ने गुस्से में कहा, ताकि अविनाश को उसकी प्रॉपर्टी और विरासत पर हक मिल सके। श्लोक की आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये जरूर रूही की कोई नई चाल है, लेकिन अब हमें देखना होगा कि उसका अगला कदम क्या होगा। अगस्त्य ने ठंडी मुस्कान दी। अब इस खेल में थोड़ा मजा आएगा। हम इस चिट्ठी का सच सबके सामने लाएंगे, लेकिन अपने तरीके से। अगले ही दिन, उन्होंने अपने नाना जी अभिराम अग्रवाल के सामने ये चिट्ठी पेश की। नाना जी, हमें ये अक्षरा के कमरे में मिला है। लगता है कोई चाहता है कि हम यकीन करें कि अक्षरा अविनाश से प्यार करती थी। अभिराम जी ने चिट्ठी पढ़ी और गहरी नजरों से अगस्त्य और श्लोक को देखा। वह समझ चुके थे कि उनके दोनों नातियों को इस चिट्ठी पर शक है, लेकिन वो ये भी देखना चाहते थे कि आगे क्या होता है। अगर यह सच है, तो फिर हमें इसके बारे में और जांच करनी होगी, अभिराम जी ने गंभीर स्वर में कहा। अब पूरे सहगल मैंशन में ये खबर आग की तरह फैल गई कि अक्षरा और अविनाश का रिश्ता था। रूही को लगा कि उसकी चाल सफल हो गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खेल अब शुरू हुआ था। अब पूरे सहगल मैंशन में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि अक्षरा और अविनाश का रिश्ता था। हर कोई इस नए खुलासे से चौंका हुआ था। कुछ लोग इस पर यकीन कर रहे थे, तो कुछ को अब भी शक था। लेकिन एक बात साफ थी, अब सब लोग आगे की चाल का इंतजार कर रहे थे। अगस्त्य और श्लोक इस पूरे ड्रामे को ध्यान से देख रहे थे। वो जानते थे कि रूही की यह साजिश इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। अविनाश भी अब मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार था। अगर अक्षरा मुझसे प्यार करती थी, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर मेरा हक बनता है। अविनाश ने अपने वकीलों से सलाह लेनी शुरू कर दी। अगस्त्य और श्लोक चुपचाप ये सब देख रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि सही वक्त पर उन्हें दांव खेलना है। अब सवाल ये था, रूही और अविनाश का अगला कदम क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में अक्षरा मर चुकी थी, या फिर कोई बड़ा तूफान आने वाला था?